नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, मिलेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है फोटो असंवेदनशील और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला है। मिलेट्स के सेवन से एनीमिया, पेलाग्रा से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। भारत सरकार ने 2020 को मिलेट्स का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया कि मिलेट्स की खेती कम उपजाऊ भूमि, वर्षा सिंचित और पहाड़ी क्षेत्रों में की जा सकती है। आपको ये बताना है कि इन कथनों में से कितने कथन गलत हैं। केवल एक कथन, केवल दो कथन, केवल तीन कथन कि इनमें से कोई भी नहीं। जब हम बात करते हैं मिलेट्स की तो इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि मिलेट्स को अक्सर सुपर फूड के रूप में जाना जाता है और इसके उत्पादन को स्थायी कृषि और स्वस्थ दुनिया के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है। भारत में वर्तमान में उगाई जाने वाली 3 प्रमुख मिलेट्स फसलें हैं। इसमें ज्वार, बाजरा और रागी आदि को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही भारत जैव आनुवांशिक रूप से विविध मिलेट्स की स्वदेशी किस्मों को भी विकसित करता है, जिसमें कोदो, कुटकी आदि को शामिल किया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि मिलेट्स फोटो असंवेदनशील और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले होते हैं, यानी इन्हें उगने के लिए विशेष प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसके तहत इनकी खेती कम उपजाऊ भूमि, वर्षा सिंचित और पहाड़ी क्षेत्रों में भी की जा सकती है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि मिलेट्स के सेवन से एनीमिया, पेलाग्रा जैसी बीमारियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। इसके महत्व के चलते ही भारत सरकार ने 2018 के वर्ष को मिलेट्स का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि केवल तीसरा कथन ऐसा है जो गलत है, और चूंकि आपसे गलत कथन की पहचान करने को कहा गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक कथन। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के शासी निकाय के 9वें सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको ये ध्यान रखना है कि खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव वस्तुतः भारत के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इथेरियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इथेरियम एक विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी है। इथेरियम दुनिया की सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी है। इथेरियम ने हाल ही में अपने कार्बन पदचिह्न में कटौती करने के लिए मर्ज को अंतिम रूप दिया है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक कथन, केवल दो कथन, केवल तीन कथन कि इनमें से कोई भी नहीं। इथेरियम के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी है और इसके द्वारा हाल ही में एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर ओवरहॉल को पूरा किया गया है, जो इथेरियम के संचालन में कार्बन पदचिह्न में कटौती करने के साथ क्रिप्टो करेंसी की सुरक्षा को भी बढ़ाने का वादा करता है। इथेरियम के द्वारा इस सुधार को मर्ज नाम दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इथेरियम वस्तुतः एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय डिजिटल टोकन है। यह एक विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी है जो कई अलग अलग डिजिटल संपत्तियों के लिए उपयोगी हो सकता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं सही कथनों की तो इसमें पहला कथन सही है, साथ ही इसमें तीसरा कथन भी सही है। हालांकि दूसरा कथन इसमें सही नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है और इथेरियम दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी है। और इस रूप में चूंकि हमें सही कथन की पहचान करनी है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल दो कथन हमारे सही हैं। आज के न्यूज़पेपर्स में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा किर्गिस्तान से लगती है? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान की चीन? आपके विकल्प हैं केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 1, 3, 4 और 5, केवल 3 और 4 की 1, 2, 3, 4 और 5। आज के न्यूज़पेपर्स में किर्गिस्तान से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिससे किर्गिस्तान परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है।
इस मानचित्र में आप किर्गिस्तान देश की भौगोलिक अवस्थिति को देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान को किर्गिज गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य एशिया में एक पहाड़ी देश है। किर्गिस्तान की सीमा उत्तर में कजाकिस्तान और साथ ही पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण में ताजिकिस्तान और पूर्व में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से लगती देखी जा सकती है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर बिश्केक है। इस रूप में हम ये देख सकते हैं कि किर्गिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है, जबकि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन से इसकी सीमा को लगते देखा जा सकता है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, 1, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। रेड सैंडर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वी घाट के लिए स्थानिक हैं। इसका उपयोग अरोमा थेरेपी में तनाव, उच्च रक्तचाप को कम करने, घावों को ठीक करने और त्वचा के रोगों का इलाज करने के लिए किया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में इसे लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह साइट्स के परिशिष्ट 2 के तहत सूचीबद्ध है एवं इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना प्रतिबंधित है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। केवल 2 कथन, केवल 3 कथन, चारों कथन कि इनमें से कोई भी नहीं। जब हम बात करते हैं रेड सैंडर्स वृक्ष प्रजाति की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है, जिसकी पूर्वी घाट में एक निश्चित भौगोलिक सीमा देखी जाती है। यह आमतौर पर लाल मिट्टी, गर्म और शुष्क जलवायु के साथ चट्टानी और परती भूमि में उगती है। रेड सैंडर्स अपने समृद्ध रंग और चिकित्सीय गुणों के लिए भी जाना जाता है और इसका उपयोग अरोमा थेरेपी में तनाव, उच्च रक्तचाप को कम करने, घावों को ठीक करने और त्वचा के रोगों का इलाज करने के लिए भी किया जाता है। हालांकि इसका अत्यधिक उपभोग होने के चलते IUCN रेड लिस्ट में इसे एंडेंजर्ड यानी लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही यह साइट्स के परिशिष्ट 2 के तहत भी सूचीबद्ध है। हालांकि परिशिष्ट 2 के तहत सूचीबद्ध प्रजातियों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना प्रतिबंधित नहीं होता है। मुख्य रूप से साइट्स परिशिष्ट 2 में उन सूचियों को सूचीबद्ध किया जाता है जो जरूरी नहीं है कि विलुप्त होने के कगार पर हो, लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब तक कि इनके व्यापार को बारीकी से नियंत्रित ना किया जाए। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार को निर्यात परमिट या पुनः निर्यात प्रमाण पत्र देकर अधिकृत किया जा सकता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि शुरू के जो तीनों कथन हैं वह सही हैं। इसका चौथा कथन पूर्ण रूप से सही नहीं है और चूंकि हमसे सही कथन की पहचान करने को कहा गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 3 कथन। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2022 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव शैल प्रौद्योगिकी यानी बायोरोक टेक्नोलॉजी की बात होती है? क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स की बहाली, पादप अपशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री का विकास, शेल गैस के अन्वेषण या निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, कि वनों या संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लेहिकाएं यानी सॉल्ट लेक्स उपलब्ध कराना। जब बात की जाती है बायोरोक टेक्नोलॉजी यानी जैव शैल प्रौद्योगिकी की, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे खनिज अभिवृद्धि प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें समुद्री जल के माध्यम से सुरक्षित कम वोल्टेज विद्युत धाराओं को प्रवाहित किया जाता है, जिससे सामुद्रिक संरचनाओं पर विघटित खनिजों से विविध प्रकार के क्रिस्टलों का निर्माण होता है। ये क्रिस्टल एक सफेद चूना पत्थर के समान होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से प्रवाल भित्तियों और उष्णकटिबंधीय सफेद रेत समुद्र तट को बनाते हैं। इस प्रकार बायोरॉक, जिसे सीक्रेट या सीमेंट भी कहा जाता है, समुद्री जल में घुले खनिजों के इलेक्ट्रो संचय द्वारा निर्मित पदार्थ को संदर्भित करता है। इस रूप में बायोरोक टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? तो वह है क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली से है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे सोवा वायरस पर, जो आज के न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में एक नया मोबाइल बैंकिंग
ट्रोजन वायरस सोवा, जो फिरौती के लिए एक एंड्रॉयड फोन को चुपके से एनक्रिप्ट कर सकता है और जिसे अनइंस्टॉल करना मुश्किल है, भारतीय ग्राहकों को लक्षित कर रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि सोवा पहले अमेरिका, रूस और स्पेन जैसे देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन जुलाई 2022 में इसने भारत सहित कई अन्य देशों को अपने लक्ष्यों की सूची में जोड़ा है। सोवा ऐप की नकली श्रृंखलाओं को जोड़ सकता है और एंड्रॉयड उपयोगकर्ता को धोखा देने के लिए 200 से अधिक बैंकिंग और भुगतान एप्लीकेशन की नकल को भी कर सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस मैलवेयर का नवीनतम संस्करण नकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन के भीतर खुद को छुपाता है, जो क्रोम, अमेज़न आदि कुछ प्रसिद्ध वैध ऐपों के लोगों के साथ उपयोगकर्ताओं को उन्हें स्थापित करने के लिए धोखा दे सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस वायरस की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसके सुरक्षा मॉड्यूल की रीफैक्टरिंग है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्यों से खुद को बचाना है। उदाहरण के लिए, यदि उपयोगकर्ता सेटिंग से मैलवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा या आइकन को दबाएगा, तो सोवा इन क्रियाओं को भी रोकने में सक्षम है और होम स्क्रीन पर लौटकर एक छोटा पॉपअप दिखाकर इन्हें रोक भी सकता है। इस प्रकार से सोवा संवेदनशील ग्राहक डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर हमले और वित्तीय धोखाधड़ी देखी जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार अपने एंड्रॉयड डिवाइस की सुरक्षा करने के लिए यूजर्स को अपने डाउनलोड स्रोतों को आधिकारिक ऐप स्टोर आदि तक ही सीमित रखना चाहिए। डाउनलोड की संख्या की समीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा ऐप अनुमतियों को सत्यापित करना चाहिए और केवल उन्हीं को अनुमति देनी चाहिए जिनके पास ऐप के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक संदर्भ है। उपयोगकर्ताओं को नियमित रूप से एंड्रॉयड को अपडेट करते रहना चाहिए और अविश्वसनीय वेबसाइट या लिंक आदि पर क्लिक नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी अवांछित ईमेल और एसएमएस आदि में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हुए भी सावधानी को बरतने की आवश्यकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।